गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आपका स्वागत है फिर से लक अकेडमी में, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले क्वेश्चन फिर से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग एक काम कर दीजिए, बस सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ आप तक ही रह जाएगी या फिर मुझ तक ही रह जाएगी। ठीक है, तो बस आपको स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना ही सा कहना चाहूँगा कि आपको बस क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, चलिए इस वीडियो में हम लोग 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो एंड तक रहे, उस सारे क्वेश्चन इसी से हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करूंगा मैं पहले। सबसे पहले हु ऑथर्ड द बुक मेथड इन सोशल रिसर्च। तो याद रखना, मेथड इन सोशल रिसर्च जो है वो बुक थी गुडे एंड हॉल्ट की। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूंगा, रिसर्च इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक इंक्वायरी। ये डिफाइन किया था सबसे पहले इमोरी साइंटिस्ट ने। तो आंसर मैंने वहाँ दिख रखे जिससे कि आप लोगों को टाइम कम लगे। ओके, तो रिसर्च इन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक इंक्वायरी इज डिफाइंड बाय आपके इमोरी। थर्ड में बात करूंगा कि आपका जो रिसर्च इज अ साइंटिफिक अंडरटेकिंग ओपेंड बाय, आपको याद रखना है किसका था, यंग पर्टिकुलर साइंटिस्ट का था, जिसने दिया कि रिसर्च इज अ साइंटिफिक अंडरटेकिंग ओपेंड। ओके, नेक्स्ट से बात करूंगा सिस्टमैटिक। आपका मैं बात करूंगा सिस्टमैटिक, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलोइंग अ लॉजिकल प्रोडक्ट। हमेशा याद रखना चाहिए एक पर्टिकुलर आपका क्या है, एक सिस्टमैटिक, मैं यहाँ बात करूँ एक सिस्टमैटिक आपका क्या है, सिस्टमैटिक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, उसको ही बोला जाता है साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इथिकल न्यूट्रलिटी इज अ फीचर्स ऑफ इथिकल न्यूट्रलिटी। याद रखना, इथिकल न्यूट्रलिटी का मतलब होता है आपका साइंटिफिक मेथड होते हैं, ये इसी का फीचर्स है। साइंटिफिक मेथड इज कमिटेड टू, साइंटिफिक मेथड किसके लिए कमिटेड होता है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी के लिए, कि आप पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव को प्रोसीड कर सकें। वन ऑफ द मेथड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, इनमें से कौन सा है जो लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस करता है, तो सिंपल याद रखना है जो आपका इंडक्शन है, इंडक्शन इज अ वन ऑफ द मेथड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस पर आपका वर्क करेगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ साइंटिफिक स्टडी। एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ साइंटिफिक स्टडी इज ऑब्जेक्टिविटी। जितने भी साइंटिफिक स्टडी होती है वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए होती है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी के लिए। रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, देखो मैं बोल रहा हूँ जनरल से हम लोग पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं, इसको बोला जाता है डिडक्शन। और इसका ऑपोजिट करें, पर्टिकुलर टू जनरल करते हैं तो वो होता है आपका इंडक्टिव। तो रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड आपका डिडक्शन। याद रखना है क्वेश्चन आते हैं, डिडक्शन एंड इंडक्शन आर द पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ रीजनिंग स्टेट बाय, ये किसने दिया था, तो ये हमारे दिए थे पीवी यंग ने दिया था कि डिडक्शन और इंडक्शन मेथड है आपका पार्ट ऑफ रीजनिंग है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा सिस्टम ऑफ सिस्टमैटिक इंटीग्रेटेड कंसेप्ट ऑफ डेफिनेशन एंड प्रोपोजिशन दैट एडवांस टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट द फिनोमेना इज, आपकी क्या होती है, एक थ्योरी होती है। यहाँ पर हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, डेफिनेशन देते हैं, प्रपोजिशन देते हैं और एडवांस में उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको ही फिनोमेनास को बोला जाता है हमारी थ्योरी। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूंगा सिस्टम ऑफ सिस्टमैटिकली इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट डेफिनेशन एंड प्रपोजिशन दैट आर एडवांस टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट द फिनोमेना। यहाँ पर बात कर रहा है किसने दिया था ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट। सिस्टम क्या है, उन्होंने कहा सिस्टम जो कि सिस्टमैटिक इंटरकनेक्टेड आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, ये फिनोमेना भी आपका पीवी यंग ने दिया था। और ये सोशियोलॉजी वालों के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है एजुकेशन सेक्टर में या फिर हमारे इंट्रेंसेस में बात करूँगा। थ्योरी क्या है, थ्योरी इज अ सेट ऑफ सिस्टमैटिक रिलेटेड प्रीपोजिशन स्पेसिफाई कैजुअल रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल। देखो अब यहाँ वर्ड चेंज हो गया आपका, जब वेरिएबल की बात करते हैं कि थ्योरी क्या एक सेट ऑफ सिस्टमैटिक रिलेटेड प्रीपोजिशन है जहाँ पर हम लोग वेरिएबल के अकॉर्डिंग होता है, तो उसको बोल जाते हैं आपका, ये जो फर्स्ट था ब्लैक जेम्स एंड चैंपियन, इन्होंने ये आपकी थ्योरी दी थी जहाँ पर थ्योरी को रिलेट किया था उन्होंने वेरिएबल से। नेक्स्ट मैं बात करूंगा एम्पेरिकल वेरीफिकेबल ऑब्जर्वेशन इज, जब हम एम्पिरिकली वेरीफिकेबल बात करते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन को बोला जाता है फैक्ट। देखो मैंने थ्योरी और फैक्ट दोनों सारे क्वेश्चन में लेकर चल रहा हूँ। एम्पिरिकली वेरीफिकेबल ऑब्जर्वेशन इज फैक्ट होते हैं आपके। फैक्ट क्या है, फैक्ट इज अ एम्पिरिकली वेरीफिकेबल ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड बाय, किसने दी थी, तो ये दी थी गुड एंड हॉट है। गुड एंड हॉट ने बोला कि फैक्ट्स आपका क्या है, एक एम्पिरिकली वेरीफिकेबल ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट is a systematic concept structure of interrelated element in
सम। तो यहाँ पर याद रखना वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल इज ए सिस्टमेटिकली कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं। ओके, सोशल साइंस डील विद, तो सोशल साइंस है का मतलब है ह्यूमन बींग से ही हमारा करेगा ये। साइंस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, साइंस को हमने सिर्फ दो ही चीज़ों में डिवाइड किया है, एक नेचुरल में और दूसरा सोशल में। नेक्स्ट, सोशल साइंस ट्राई टू एक्सप्लेन, सोशल साइंस क्या करती है, एक्सप्लेन करती है बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल रूल्स, आपके नेचुरल रूल्स को करेगी, आपके डिफाइन करेगी, प्लस उनको ही गवर्न कराएगी। तो सोशल साइंस जो है वो हमारी एक्सप्लेन करती है ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल लॉस को। नेक्स्ट, सोशल साइंस रिसर्च, देखिए यहाँ पर मैं सोशल साइंस का मतलब है क्योंकि क्वेश्चन आपके कहीं से भी आ सकते हैं। सोशल साइंस रिसर्च आपके किसके लिए एक्सप्लेन करती है, तो ये डायग्नोसिस प्रॉब्लम्स होती हैं। सोशल रिसर्च एम्स एट इंटीग्रेशन, देखो सोशल के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे साइंस के आ जाएंगे, परेशान नहीं होना है। तो सोशल रिसर्च एम्स एट इंटीग्रेशन पर काम करती है, सबको एक रखने का काम इनका है। द मेथड बाय विच सैंपल इज चूज, किस मेथड से हम लोग सैंपल को चूज करते हैं उसको बोला जाता है सैंपल डिज़ाइन। तो डिज़ाइन क्या है, हमारा एक मेथड है जिससे थ्रू हम लोग सैंपल को टच करते हैं। देखिए वीडियो लंबी होने वाली है, मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर मैं कहूँगा मैं 100 में डिवाइड कर दूंगा 10 वीडियोज़ को, तो प्लीज़ आप लोग पूरा शेयर करते हैं, पूरा पढ़ें इसको, रीड करें, ठीक है। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि बेसिंग ऑन कंक्लूजन विदाउट एनी बायस एंड वैल्यूज जजमेंट इज, जब मैं बात करूं कि जब हम लोग कंक्लूजन देते हैं किसी भी तरह के बायस से, किसी भी तरह के जजमेंट से, इसको बोला जाता है आपका ऑब्जेक्टिविटी। रिसर्च क्या है, रिसर्च इज अ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डैश एंड मेथड्स, हमेशा रखना इंटेंट और मेथड के बेस पर ही हम लोग रिसर्च को क्लासिफाइड करते हैं। तो इंटेंट एंड मेथड इज रिसर्च को क्लासिफाइड करता है। रिसर्च हमारी अंडरटेकन फॉर नॉलेज शेक इज, तो जो नॉलेज हमारी खुद की नॉलेज को बढ़ा रही है दैट इज प्योर रिसर्च है। ओके, तो आपकी खुद की नॉलेज को बढ़ाने वाले आपके क्या होंगे, प्योर रिसर्च हो जाएंगे। एग्जाम्पल फॉर द फैक्ट फाइंडिंग स्टडी, जब भी हम लोग क्या करते हैं फैक्ट को फाइंड करते हैं तो सर्वे के थ्रू ही करेंगे। तो फैक्ट फाइंडिंग के लिए हमारा सर्वे होता है। फैक्ट और इन्फॉर्मेशन आर एनालाइज एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन इज मेड इन, जो हम लोग ने फैक्ट को ले लिया और इनको हम एनालाइज कर रहे हैं, क्रिटिकल एनालाइज करते हैं, इसको बोलते हैं एनालिटिकल रिसर्च। रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, दैट इज आपकी एक्शन रिसर्च होती है। नेक्स्ट, फंडामेंटल रिसर्च इज अदरवाइज, फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है आपकी, प्योर रिसर्च होती है, पूरी की प्योरी हमारी प्योर रिसर्च जो है वो फंडामेंटल रिसर्च है। नेक्स्ट, मोटिवेशन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ, मोटिवेशन जो है वो एक आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का एक टाइप है। तो मोटिवेशन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। रिसर्च रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और कॉन्सेप्ट, जो हमारे आइडिया और एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्सेप्ट पर होती है उनको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। तो रिसर्च आपके रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और कॉन्सेप्ट पर जो होती है उसको हम लोग एम का बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। रिसर्च विच फॉलो अ केस स्टडी मैथड इज कॉल्ड, ऐसे रिसर्च जो केस स्टडी को फॉलो करती है उनको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, क्लिनिकल या फिर डायग्नोस्टिक रिसर्च। जब किसी एक पर्टिकुलर को हम लोग बात करेंगे तो दैट इज डायग्नोस्टिक और क्लिनिकल रिसर्च। रिसर्च कंडक्टेड इन क्लासरूम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, जब हम क्लासरूम में रिसर्च को कंडक्ट करते हैं उसको बोला जाता है लेबोरेटरी रिसर्च। रिसर्च थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं दैट इज आपकी एम्पिरिकल रिसर्च होती है। पॉपुलेशन सेंसस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जब पॉपुलेशन की सेंसस कर रहे हैं दैट मीन्स हम लोग सर्वे करके करते हैं, तो पॉपुलेशन सेंसस इज एग्जाम्पल ऑफ सर्वे रिसर्च है आपकी। द ऑथर ऑफ द ग्रामर ऑफ साइंस इज, भाई ग्रामर ऑफ साइंस हमारे कार्ल पियर्सन ने लिखी थी, सोशियोलॉजी वाले को सही से पता होगा। द रोमांस ऑफ रिसर्च इज ऑथर्ड बाय, रोमांस ऑफ रिसर्च रेडमैन एंड मॉरी ने लिखी हुई है। दैट इज द वे ऑफ सिस्टमैटिक सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम, क्या होता है कि रिसर्च मैथोडोलॉजी एक वे होता है सिस्टमैटिक सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नेक्स्ट, गुड रिसर्च इज ऑलवेज, गुड रिसर्च क्या होगी, हमेशा सिस्टमैटिक होगी, ना कि कोई चीज़ नहीं, सिस्टमैटिक आपकी रिसर्च गुड होगी। गुड रिसर्च क्या होगी आपकी, लॉजिकल होगी, सिस्टमैटिक होगी। क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च इज रिटर्न बाय, किसने लिखी थी, तो जेम्स हैरोल्ड फॉक्स ने हमारी क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च हमारी लिखी थी। रिसर्च मेथड इज अ पार्ट ऑफ, रिसर्च मेथड किसका पार्ट है, रिसर्च मैथोडोलॉजी का ही पार्ट है। आइडेंटिफाइंग द केस ऑफ अ प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज डायग्नोस्टिक स्टडी, जब हम किसी प्रॉब्लम का कॉज ढूंढते हैं और उसके पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढते हैं दैट इज हमारी डायग्नोस्टिक स्टडी होती है। नेक्स्ट, हेल्पिंग सोशल प्लानिंग,
क्या करता है, क्या हमारा हेल्प करता है सोशल प्लानिंग में? तो हमारे जो सोशल साइंस रिसर्च होती है वो सोशल प्लानिंग में हेल्प करती है। फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च इज रिटन बाय, फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च जो है वो हमारी रिटन की थी किसने? कार्ल लिंजर ने। ठीक है भाई, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है लेकिन प्लीज़ लाइट्स तो रहेंगे तो तुम लोगों को समझ में ज़्यादा आएंगे। देखिए मैं बोल रहा हूँ बहुत क्वेश्चन है। मेथड एंड इश्यू इन सोशल रिसर्च इज रिटन बाय, ये मेथड एंड इश्यू हमारे जेम्स चैंपियन ने लिखे थे। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च इज रिटन बाय, क्योंकि ये बुक है, इतना जरूरी नहीं है, पीवी यंग है तो एक बार पढ़ लेना। डाउट इज ऑफन बेटर देन, डाउट आपका ऑफन है बेटर देन आपके ओवर कॉन्फिडेंस, डाउट आपके ओवर कॉन्फिडेंस से ज़्यादा बेटर होते हैं। रिसर्च हमारे हेल्प करते हैं एक्सप्लेनिंग द फ्रीक्वेंसी विद द विच समथिंग ऑपरेट, तो हमारी याद रखना रिसर्च हमारी एक्सप्लेन करती है फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग ऑपरेट, किसके थ्रू वो ऑपरेट हो रही है उसको फ्रीक्वेंसी बताता है। डैश इज अ मोटिवेशन फॉर द रिसर्च स्टूडेंट, क्या करता है? तो रिसर्च जो डिग्री हमें मिलती है ये मोटिवेशन होती है हमारे रिसर्च के लिए। ठीक है, इनके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा, इनमें से प्राइमरी डेटा क्या है भाई? हमारा न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज हमारा प्राइमरी डेटा है। इसके बाद मेजर ड्रॉबैक टू द रिसर्चर इन इंडिया, इंडिया में भाई मेजर ड्रॉबैक क्या होते हैं? लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन रिसर्च, हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके साइंटिफिक रिसर्च की ट्रेनिंग नहीं मिलती है। ICSSR स्टैंड फॉर, तो याद रखना इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस। GRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप। डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, फर्स्ट क्या होता है आपका? सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम इज अ फर्स्ट प्रोसेस है आपकी। नेक्स्ट, अ प्रॉब्लम विल पुट इज, प्रॉब्लम क्या होती है हमारी? पुट इट क्या करती है? पुट इज करती है हाफ सॉल्व करती है, हमको फुल्ली सॉल्व नहीं होती है। प्रॉब्लम विल पुट इज हमेशा हाफ सॉल्व करती है, क्वेश्चन समझते आना है। डैश इज अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, क्या है सोर्स ऑफ प्रॉब्लम? तो हमारा याद रखना है आपका क्लासरूम लेक्चर हमारा क्या है? सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स है। अ क्वेश्चन विच इज रिक्वायर अ सॉल्यूशन इज, एक क्वेश्चन है विच इज रिक्वायर्ड अ सॉल्यूशन इज, क्या रिक्वायर्ड है आपका? तो प्रॉब्लम हमारी क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है सॉल्यूशन के लिए। इसके अलावा कन्वर्टिंग अ क्वेश्चन इनटू अ रिसर्चेबल प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, जब हम किसी क्वेश्चन को रिसर्च प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं इसको ही बोला जाता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। वाइल सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम विच इज डैश इज नो टेकन, कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें ओवरडन नहीं करना चाहिए कि सिलेक्टिंग प्रॉब्लम करते वक्त हमें प्रॉब्लम विच इज ओवरडन इज नॉट टेकन, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम जो कंप्लीट हो चुकी है उसको हमें नहीं लेना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हमें पहला स्टेप क्या लेते हैं? हमेशा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ये हमारा पहला चीज़ होगी। डैश विद हेल्प इन फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम ऑफ फॉर द रिसर्च, क्या हमारा हेल्प करता है? तो जो हमारे गाइड है वो हमारे फाइंड आउट करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च को फाइंड आउट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। सेकंड स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या होगा? जब प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं तो सबसे सेकंड स्टेप क्या होगा? हम क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद नेचर को आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड स्टेप क्या होता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का? कि थर्ड स्टेप आएगा हमारा सर्वे लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स, जो सर्वे ऑफ द अवेलेबल लिटरेचर है ये हमारा थर्ड स्टेप होता है। फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा? कि डेवलप आइडिया थ्रू द डिस्कशन, हम लोग आइडिया डिस्कस करेंगे, ये हमारा फोर्थ स्टेप होता है। और लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा? कि रीफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, उसको रीफ्रेजिंग करेंगे, जिससे हमारा ये लास्ट स्टेप हो गए। तो सारे स्टेप आ गए हमारे रिसर्च फॉर्मुलेशन के। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, वेट मैं दिख रहा हूँ कितना टाइम हो रहा है आपका? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम वी नीड टू गिव, हमें क्या होता है जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले दिक्कत पड़ती है उसके टाइटल की। तो हमारा टाइटल हमारा क्या है? ये नीड होती है हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की। ऑब्जेक्टिव इन अ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मीन्स, क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मीन्स? क्या होता है? क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, ये ऑब्जेक्टिव होती है कि हमें जो आंसर देना है उन्हीं के हम क्वेश्चन बनाते हैं, दैट इज हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। द प्रॉब्लम सिलेक्टेड मस्ट हैव, जो प्रॉब्लम जिसको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं मस्ट हैव क्या होना चाहिए? तो उसकी नोवेलिटी होना चाहिए। ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी नोवेलिटी होना चाहिए, बिल्कुल न्यू होना चाहिए। द फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम शुड हैव, फॉर्मुलेटेड जो हमने प्रॉब्लम बनाई है उसमें क्या होना चाहिए? उसमें ओरिजिनलिटी होना चाहिए। जो हम लोग फॉर्मुलेट कर रहे हैं प्रॉब्लम वो आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम होना चाहिए। द पर्पस ऑफ सोशल रिसर्च क्या होता है? तो हमेशा कल्टीवेशन, सोशल से याद रखना, सोसाइटी से याद रखना है बस। द एकेडमिक पर्पस इज टू हैव, एकेडमिक का क्या पर्पस होता है? कि हमको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो एकेडमिक पर्पस हमारा हमेशा होता है नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन से। सोशल साइंस रिसर्च का आपका क्रिएट करता है सोशल कोहेजन, जोड़ के रखता है सोसाइटी को, दैट इज कोहेजन करता है।
डैश इज अ क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्चर्स। क्या होता है, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, हमेशा उसे सोचते रहना चाहिए क्या कि किससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये गुड रिसर्चर की एक प्रॉब्लम्स होती है, आपकी एक क्वालिटी होती है। सॉरी, सोशल साइंस रिसर्च इन इंडिया एम्स एट, किसके लिए होती है, सिर्फ वेलफेयर स्टेट के लिए होती है और कोई काम नहीं होता है सोशल साइंस रिसर्च का। डैश इज एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर्मुलेटेड बाय द जनरेशन टू पर्टिकुलर, जनरलाइजेशन से पर्टिकुलर पर जब हम लोग आ गए, दैट इज हमारा कॉन्सेप्ट बन चुका है कि हमने एक एब्स्ट्रैक्ट लिया, उससे हमने जनरलाइज करके एक पर्टिकुलर बना दिया, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कॉन्सेप्ट, और टू टाइप्स होते हैं। कॉन्सेप्ट हमारे दो तरह के होते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और दूसरे कॉन्क्रीट होते हैं। दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डैश टाइप्स, तो कॉन्सेप्ट हमने भी बताया सिर्फ आपके दो टाइप के होते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट बाय डैश, तो कॉन्सेप्ट हमारे किससे बनते हैं, आपके पोस्टुलेशन से। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका रिसर्च मेथड है, यूजीसी है, CSIR है, कोई भी जहाँ पर भी आपके आते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं पूरे 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और एक और अच्छी चीज़ है कि आपको वीडियो के एंड तक रहना है, जिससे कि मैं बोल रहा हूँ कि कहीं भी कोई भी इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखें, मैं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। मैं स्पीड में ले रहा हूँ, हो सकता है मैं 1 घंटे के अंदर पूरी की पूरी आपकी डिफाइन कर दूँ। ओके, नेक्स्ट अनदर कॉन्सेप्ट इज बाय। पहला कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट बाय आपका क्या होता है, फॉर्मुलेशन है, मैंने बोला एक पोस्टुलेशन है, और दूसरा होता है इंट्यूशन। दो ही चीज़ों से हमारा कॉन्सेप्ट बनते हैं, इंट्यूशन और पोस्टुलेशन से। तीसरा कॉन्सेप्ट आर, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, टूल्स ऑफ रिसर्च। कॉन्सेप्ट की बात करूंगा तो ये आपके टूल्स होते हैं रिसर्च के। कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने कहा कॉन्सेप्ट मेनली क्या है, एक सिंबल्स है रिसर्च के, तो कॉन्सेप्ट आर सिंबल्स ऑफ रिसर्च है। कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट द वेरियस डिग्री, अभी मैंने बोला था किस किस चीज़ के लिए, तो हमारा एब्स्ट्रैक्शन के लिए हमारा डिग्री को एब्स्ट्रैक्ट करता है। कॉन्सेप्ट विच कैन नॉट बी गिवन ऑपरेशनल डेफिनेशंस आर, ऐसे जो हमारे कोई पर्टिकुलर ऑपरेशनल डिफाइन नहीं करते उनको बोलते हैं हम लोग हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऐसे जो कि आपके गिवन कोई भी नहीं देते, किसी इंफॉर्मेशन को देते, वो हमारे हाइपोथेटिकल होते हैं। कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट is in reality a definition in shorthand and class group facts defined by, किसने कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था, तो वो भी हमारे PV यंग। ये यंग को याद रखना, सबसे ज़्यादा इन्होंने ही काम किया हुआ है। डिफरेंट पीपल होल्ड डैश ऑफ द सैम्पल थिंग, सेम थिंग। डिफरेंट पीपल क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, तो डिफरेंस देखते हैं, सेम थिंग को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ को देखते हैं। तो मैनी कॉन्सेप्ट फाइंड देयर ओरिजिन फ्रॉम, जितने भी हैं वो हमारे जितने भी लैंग्वेज होंगे उनसे अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो मैनी लैंग्वेज मैनी कॉन्सेप्ट। अ टेंटेटिव, याद रखना, टेंटेटिव प्रोपोजिशन सब्जेक्ट्स टू टेस्ट इज, जब भी हम लोग टेंटेटिव की बात करते हैं तो टेंटेटिव प्रोपोजिशन हमारे सब्जेक्ट को टेस्ट करता है, सिर्फ हाइपोथेसिस को। नेक्स्ट एनालॉगीज आर द सोर्स ऑफ, एनालॉगी किसका सोर्स है, हाइपोथेसिस का ही, तो टेंटेटिव प्रोपोजिशन भी हमारा हाइपोथेसिस का है, याद रखना है, प्लस एनालॉगी आर द सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट अ प्रोपोजिशंस व्हिच कैन बी पुट टू टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी डिफाइंड बाय, किसने डिफाइन की थी, तो गुड एंड हर्ट ने बताया था प्रोपोजिशन के बारे में। टेंटेटिव जनरलाइजेशन स्टेट बाय, किन्होंने दिया था टेंटेटिव जनरलाइजेशन, किसका, हाइपोथेसिस है, ये लुंडबर्ग ने दिया था हमारा, याद रखना, टेंटेटिव जनरलाइजेशन लुंडबर्ग। प्रीपोजिशन विच डिजायरेबल द कैरेक्टरिस्टिक्स आर, प्रीपोजिशन विच डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स आर, क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव, जो आपका डिस्क्राइब करता है किसी भी कैरेक्टर को, वो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस विच डेवलप वाइल प्लानिंग द रिसर्च इज, जब हाइपोथेसिस कब हम लोग प्लानिंग करते हैं, हाइपोथेसिस विच डेवलप वाइल प्लानिंग के टाइम पे जो हम लोग करते हैं, दैट इज वर्किंग हाइपोथेसिस। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस डिस्क्राइब कर रही है कैरेक्टरिस्टिक्स को, और जब हम लोग प्लान कर रहे हैं दैट इज हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस। व्हेन हाइपोथेसिस स्टेट नेगेटिवली, जब नेगेटिवली जो स्टेट करता है दैट इज हमारी नल हाइपोथेसिस। तीनों हाइपोथेसिस से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। मैं सारे हाइपोथेसिस जो नेगेटिवली है वो हमारी नल है, प्लानिंग के थ्रू हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस है, और जब हम लोग एक प्रीपोजिशन डिस्क्राइब कर रहे हैं दैट इज डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। द फर्स्ट वेरिएबल इज, पहला वेरिएबल हमेशा क्या होता है, हमेशा याद रखना है, पहला वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फर्स्ट वेरिएबल हमेशा आपका इंडिपेंडेंट होता है और सेकंड वेरिएबल हमेशा आपका डिपेंडेंट होता है। तो फर्स्ट वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा, सेकंड वेरिएबल हमेशा डिपेंडेंट होगा। इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा जहां पर आपको मैं इसके कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। ओके, नेक्स्ट
तो आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, क्योंकि मैं हर बार इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ। तो कोशिश करना है कि अगर मैं लिंक को से आपको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ तो आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन अपने आप आपके पास आ जाए नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो हाइपोथेसिस विच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, ऐसे हाइपोथेसिस जो एक्सप्लेन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, आ चुके हैं क्वेश्चन, इनको बोलते हैं आपका रिलेशनल हाइपोथेसिस। तो जो रिलेशन बताता है बिटवीन टू वेरिएबल को, उन्हें रिलेशनल बोलते हैं। नल मीन्स जीरो, सीधा याद रखना, नल मीन्स आपका जीरो होता है। डैश रिप्रेजेंट द कॉमन सेंस आइडियाज, क्या कॉमन सेंस आइडिया, तो कॉमन सेंस हाइपोथेसिस हमारी रिप्रेजेंट करता है कॉमन सेंस आइडियाज को। हाइपोथेसिस कंसर्न विद एनालिटिकल वेरिएबल इज, हाइपोथेसिस जो कंसर्न करता है एनालिटिकल वेरिएबल्स को, वो होगी हमारी एनालिटिकल हाइपोथेसिस, सीधा सीधा याद रखना है। हाइपोथेसिस फ्रॉम विच नो जनरलाइजेशन कैन बी मेड इज, ऐसी जिससे हम किसी भी तरह की जनरलाइजेशन नहीं बना सकते, इसको बोलते हैं हम लोग बैरन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस फ्रॉम विच नो जनरलाइजेशन कैन बी मेड, तो उसको बोलेंगे बैरन हाइपोथेसिस। देखो बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, इसलिए नेक्स्ट तो लाइक जरूर कीजिए, प्लस सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ओके 103। नेक्स्ट द डैश थ्योरी फ्रॉम लीड्स टू हाइपोथेसिस, जो चीज़ हमारी थ्योरी से आपकी हाइपोथेसिस बनाती है, दैट इज लॉजिकल डिडक्शन फ्रॉम थ्योरी लीड्स टू हाइपोथेसिस। जो लॉजिकल डिडक्शन होते हैं उन्हीं से हमारी हाइपोथेसिस बनती है। डैश इज द सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस, क्या होता है पहले बता चुका हूं, इंट्यूशन इज द सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। इंट्यूशन से ही हमारी हाइपोथेसिस बनती है। हाइपोथेसिस क्या है, एक गाइड रिसर्च है जिससे हम लोग आगे अपना वर्क परफॉर्म करेंगे। अ हाइपोथेसिस कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ, आपका हाइपोथेसिस कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। हाइपोथेसिस से ही हमारी थ्योरी डेवलप्ड होती है। डैश इज अ क्वालिटी ऑफ गुड हाइपोथेसिस, क्या चीज़ होती है, तो कॉन्सेप्टुअल जो क्लियरिटी होती है यही हमारी गुड हाइपोथेसिस की क्वालिटी होती है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी याद रखना है। हाइपोथेसिस मस्ट बी आपकी स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए। हाइपोथेसिस मस्ट हैव क्या होना चाहिए, टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसको हम टेस्ट कर सकें, ऐसी हमारी हाइपोथेसिस होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ स्टैटिकल हाइपोथेसिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम, स्टैटिकल हाइपोथेसिस हमारी ड्राइव होती है किससे, डेटा से। तो स्टैटिकल मतलब डेटा से हमारी ड्राइव होगी। डैश मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर दिखाएगा आपको। डैश द डैश इन विच रिसर्चर इज नर्चर्ड इन सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस, किससे, कल्चर इन विच रिसर्च इज नर्चर होता है, तो कल्चर के थ्रू ही हमारा क्या है, रिसर्चर आपका हाइपोथेसिस के लिए नर्चर होता है। इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस द कॉमन एरर क्या होते हैं, हमेशा याद रखना कॉमन एरर हमारे दोनों ही होते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड दोनों ही हमारे एक कॉमन एरर होते हैं। सर्वे क्या है, सर्वे एक फैक्ट फाइंडिंग स्टडी है, तो सर्वे इज अ फैक्ट फाइंडिंग स्टडी। सर्वे इज ऑलवेज अ टेस्ट, सर्वे हमेशा फील्ड स्टडी में ही होता है। सर्वे देयर इज अ एन्यूमरेशन एंड अ रिस्पोंडेंट, हमेशा सर्वे दो लोगों के बीच में होगा, एक इन्यूमरेटर के बीच में और दूसरा रिस्पोंडेंट के बीच में। फर्स्ट स्टेप इन अ सर्वे क्या होता है, पहला होता है हमारा सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। जब भी आएगा सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम आपका फर्स्ट स्टेप होगा। फर्स्ट पर्पस ऑफ सर्वे क्या होता है, पहला पर्पस क्या होता है, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, ये पहला पर्पस होता है सर्वे का। ऑल सर्वे आर असेंशियली क्या होते हैं, सारे के सारे इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, जितने भी सर्वे होते हैं वो असेंशियली आपके इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए। द चीफ मेरिट ऑफ सर्वे क्या होना चाहिए, हमेशा वर्सेटैलिटी होनी चाहिए, जिससे कि वो आपका सर्वे का रिपोर्ट अच्छे से अच्छा है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा सर्वे इज लिमिटेड बाय विलिंगनेस एंड डेस ऑफ द रिस्पोंडेंट, तो जब भी हमारा कॉपरेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड विलिंगनेस दोनों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, तभी हमारा सर्वे आपका बढ़िया होता है। इन सर्वे द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज आपके लिमिटेड होते हैं, इन सर्वे द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज लिमिटेड, हमेशा सर्वे में लिमिटेड होना चाहिए। सर्वे इज यूजली, सर्वे हमेशा आपका एक्सपेंसिव ही होता है। द फाइनल स्टेज इज सर्वे की फाइनल स्टेज क्या होती है हमारी, याद रखना है फर्स्ट रिपोर्टिंग, हमारी रिपोर्ट हमने बना दी वो हमारी फाइनल स्टेज है। नेक्स्ट सर्वे इज अ बोथ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, सर्वे हमारा दोनों तरह का होता है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों तरह का होता है। नेक्स्ट सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर आर ऑफ टू टाइप, सर्वे जब हम लोग सब्जेक्ट मैटर के बेस पे करते हैं तो दो तरह का होता है, एक सोशल सर्वे होता है और एक इकोनॉमिक सर्वे होता है। इन अ 3-year research program dash time can be devoted for a preliminary work, हमारा 17% आपके प्रिलिमिनरी वर्क के लिए
डिफाइन होता है। तो 3 ईयर रिसर्च प्रोग्राम में हमेशा याद रखना 17%, 17% आपका उसके लिए होता है। फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा डैश टाइम इज डिवोटेड, तो आपका कलेक्शन के लिए 33 ये पूरा टाइम है। 17% हमारा सिर्फ प्रिलिमिनरी वर्क के लिए होता है, 70% मैं बोल रहा हूँ 33% हमारा जो टाइम है वो कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए होता है। एनालिसिस के लिए आपका 25% टाइम आपका होता है, 25% एनालिसिस के लिए, कलेक्शन के लिए 33%, 17% याद रखना आपका प्रिलिमिनरी वर्क के लिए होता है। एंड रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपको अलग से टाइम मिलता है, दैट वाज आपका कितना है 25% टाइम आपको रिपोर्टिंग टाइम के लिए मिलता है। तो इस तरीके से 3 साल में आपके पूरी डिवाइडेड है, तो 25% आपको रिपोर्ट में राइटिंग के लिए मिलता है। नेक्स्ट, फाइनल स्टेज इन द रिसर्च प्रोसेस इज, फाइनल स्टेज क्या होती है रिपोर्ट प्रोसेस के लिए, तो हमेशा रिपोर्ट राइटिंग हमारा फाइनल स्टेज होगा। अ रिसर्च रिपोर्ट इज फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ, ये क्या है रिसर्च प्रोसेस जो है हमारी एक फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट होता है, जो हम प्रोसेस बनाते हैं वही, जैसे कि हम साइनॉप्सिस बोल लेते हैं। अ कॉम्प्रिहेंसिव फुल रिपोर्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज कॉल्ड थीसिस, जब हम पूरी रिपोर्ट हमारी बना लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव में, उसको ही हम लोग थीसिस बोलते हैं। ठीक है, तो थीसिस हमारी कॉम्प्रिहेंसिव फुल रिपोर्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस होती है। अ रिपोर्ट सबमिटेड व्हेन देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन डेटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट इज कॉल्ड, जब हम लोग क्या करते हैं दोनों रिसर्च के बीच में डेटा कलेक्शन और आपके प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट के बीच में जो रिपोर्ट करते हैं उसे बोलते हैं हम इंटरिम रिपोर्ट। ठीक है, तो इंटरिम रिपोर्ट हमारी क्या होती है, हमारी याद रखना है कि डेटा आपका टाइम लैग बिटवीन आपका याद रखना है किसके बीच में, कलेक्शंस और प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट के बीच में। टेक्निकल रिपोर्ट इज अदरवाइज कॉल्ड, टेक्निकल रिपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकल रिपोर्ट को ही हम लोग थीसिस बोलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। अ शॉर्ट समरी ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट इज कॉल्ड रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, हमारा क्या होता है शॉर्ट समरी होती है, टेक्निकल मतलब थीसिस की शॉर्ट समरी होती है हमारे रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट 136 डैश इज कॉल्ड अ पब्लिकेशन इन रिसर्च जर्नल, तो जो हमारा रिसर्च आर्टिकल होता है इसको ही बोलते हैं हम लोग रिसर्च आर्टिकल इज कॉल्ड द पब्लिकेशन इन रिसर्च जर्नल। पीएचडी किसके लिए है, तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है, बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी मतलब बायोग्राफी है, एक समझते हैं नहीं। द फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है, हमारा फर्स्ट पेज हमारा टाइटल पेज होता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत है छोटे छोटे से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश इन रिसर्च रिपोर्ट डैश इज यूज टू एक्नोलेज इंडिपेंडेंस, मतलब हमारा फुटनोट जो है वो क्या करता है, एक्नोलेज इंटरनेस की बात करता है। तो रिसर्च रिपोर्ट में हमारा जो फुटनोट है इज यूज टू एक्नोलेज इनडेफिनेटनेस। इनके अलावा फेलियर टू एक्नोलेज द बोरो मटेरियल इज कॉल्ड, जब हम लोग फेलियर टू एक्नोलेज, जब हम एक्नोलेज नहीं करते हैं उसको एक्नोलेज नहीं करते, उसको डेटा को बताते नहीं है कि वो किसका है, तो इसको ही हम लोग प्लैगरिज्म बोल देते हैं। अब ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क, ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन। ये क्वेश्चन आ चुके हैं और इन्हीं में से मैं बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन हमारा 17 अगस्त से बाहर नहीं जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। जिनके रिसर्च वर्क की क्वेश्चन है मैं उन्हीं के लिए तैयार कर रहा हूँ, चाहे मुझे 2 घंटे लग जाएँ, लेकिन मैं यही आपको बनाऊँगा। आप लोग पूरा कंटिन्यू इसको एंड तक देखते रहना, पूरे क्वेश्चन इसी में से आएंगे हमारे पूरे के पूरे। तो ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क क्या होता है, हमारा रिसर्च डिज़ाइन। The concrete observable event which represent the abstract concept or construct are called variable। जो concrete हमारे observable events होते हैं which represent the abstract concept और construct are called, ये हमारे variables होते हैं, समझते जाना है। नेक्स्ट डैश इन डैश द मेन पर्पज इज फॉर्मुलेट, वेट